हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि रहने वाला है CDP का। उस समय ये पेडागोजी पूछा गया था 30 नंबर का, 2011 से शुरुआत हुई थी यूपी टेट की। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे CDP के 30 क्वेश्चंस 2011 में, मैं उन क्वेश्चंस को आज करने वाली हूँ। और सारे ही सब्जेक्ट के जो PYQ रहेंगे वो हम लोग पूरा करेंगे, ताकि हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस को भी समझते रहें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, और हेल्प करेगा। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं आने वाले सालों में, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो बच्चा है वो वस्तु और घटना के बारे में रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो ये है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो ये किस 4 स्तर जो अभी हमने 4 ऊपर देखे ना, संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यही चारों जो हैं, यही 4 अवस्थाएं हैं, यही 4 स्तर हैं। ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेट कर गए। अब अगला है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक होनी चाहिए, मतलब निगेटिव होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ज़्यादा ही सक्रिय होनी चाहिए, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक होनी चाहिए, संवेदनात्मक, या फिर उदासीन होनी चाहिए? तो उदासीन तो रहेगी नहीं, तो कैसी होनी चाहिए? संवेदनात्मक होनी चाहिए, सिंपैथेटिक होनी चाहिए। अल्पवयस्क जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम प्रक्रम में जो भी पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे, उनकी जो भूमिका रहेगी वो सिंपैथेटिक रहेगी, संवेदनात्मक रहेगी। अगला क्वेश्चन 4 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो सबसे बढ़िया रहता है विद्यालय एवं कक्षा में। संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा है, वो विद्यालय और कक्षा है। बाकी चीज़ों से भी सीखता है, बट सबसे बेस्ट रहेगा विद्यालय एवं कक्षा। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खाली स्थान है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसे विवेचित किया जाता है संकेत के रूप में? ऑप्शन है कक्षा में अधिगम उपस्थिति को, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण नीरवता, मतलब पिन ड्रॉप, साइलेंस इन द क्लास, मतलब बिल्कुल, मतलब बच्चों को बोलना नहीं है, चुप रहना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करेगा? कंसीडर करेगा, कंसीडर अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो इसमें क्या रहेगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है, इसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या फिर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो शिक्षण की जो खेल विधि रहेगी वो आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसमें सी आंसर जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है ये डिसलैक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन विकार से। इसका डायरेक्ट आंसर हम देखेंगे। डिसलैक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, अक्षरों को पहचानने में।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनके शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इनका क्या होता है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की जो शिक्षा का प्रबंध है वो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा प्रबंध किया जा सकता है। अब 9 नंबर है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। ये क्वेश्चन है, मतलब ये क्या है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो है वो क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा जो है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाला बच्चा को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माप करना उचित है। अगला है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सी ऑप्शन बाकी के कंपेयर में ठीक लग रहा है। कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, नहीं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि उसको ज़्यादा हेल्प हो सके पढ़ाई में। अब अगला क्वेश्चन 11 है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, एक शिक्षक को क्या उचित है? श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए? तो रुचि के लिए तो सबसे बेस्ट रहने वाला है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से बच्चों में रुचि रहती है, वो इंटरेस्ट लेते हैं। अब अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बनाता तो है। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ये तो गलत हो गया। यह समय बिताने में सहायक होगा, ये भी गलत हो जाएगा। बी सी तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, तो इसमें ए वाला ऑप्शन भी आ गया। तो इसका मतलब जो डी है वो बिल्कुल सही होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा है? अनौपचारिक है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, या गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है, या फिर दूरस्थ शिक्षा का? दूरस्थ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि परिवार मतलब जहाँ रहते हैं। तो अनौपचारिक जो परिवार है वो कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है, बल्कि जो विद्यालय है वो औपचारिक में आता है। अब आते हैं 14 नंबर पे। यह एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुमति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। तो सामाजिक मूल्यों का जो विकास है वो आदर्श रूप से बर्ताव करके किया जा सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करके विकसित किए जा सकते हैं सामाजिक मूल्यों को। 15 नंबर है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। तो ये कठिनाई है, ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि विद्यार्थियों की जो कठिनाई है उनको दूर करे। श्याम पट को शिक्षण साधन सामग्री के किस रूप में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? मतलब कैटेगरी में किस कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। तो श्याम पट जो है वो दृश्य साधन में आ जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? कौन सा शिक्षण है जो कुशलता से संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सभी। शिक्षण कुशलता सभी से संबंधित है, लिखना भी है, प्रश्नों को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है, ये सब शिक्षण कुशलता से ही संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर है 18, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें से जो राइट आंसर होने वाला है वो है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनके मन में ये ना हो कि प्रश्न पूछते हैं और बताया नहीं जाता। तो प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है ये फ्रॉबेल ने दी थी। तो इसका डायरेक्ट आंसर होने वाला है फ्रॉबेल। 20 नंबर है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या बच्चा को दंड देना शुरू करेंगे? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या होने वाला है? सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे अगर वो नहीं आते तो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे? नहीं। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे श्याम पट आदि साफ करने के लिए काम दे सकते हैं। ये और सी ऑप्शन तो कुछ हद तक ठीक है, बाकी ये ऊपर के दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन कुछ हद तक सी ठीक है, साफ करने का काम दे सकते हैं, अति सक्रिय बालक है तो। और 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति है वो साधारणता आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं उनकी अभिवृत्ति पर होते हैं। तो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति होती है वो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? नहीं। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठाने के लिए बोलेंगे? नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, ये हो सकता है। इसका सी आंसर सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी नंबर है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ये सभी ऑप्शन गलत है। ओनली सी राइट आंसर होगा कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सभी में। इनमें से सभी हो जाएगा। जो संवेगात्मक समायोजन होता है ये कक्षा शिक्षण में और व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, सभी में प्रभावी होता है। अब क्वेश्चन नंबर है 26, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन है, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों
को चिन्हित करना एवं बच्चों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। अगला है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देने ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। इसमें से क्या होगा? प्रमाणीकृत एक थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको एक बार और देख लेते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि वे क्या करें। तो मुझे जो लग रहा है वो है कि पूर्ववर्ती एक बार पढ़ लेते हैं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा उन्हें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। या फिर निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। या फिर परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। और एक ये भी इसमें लग रहा है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं बच्चों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। इसका राइट आंसर होगा ए ही होगा राइट आंसर। इसको थोड़ा सा मैं डाउट में रखने वाली हूँ। 27 में ए और बी में डाउट है मुझे। अब आते हैं 28 नंबर पे। अगर आपको पता चल रहा है इस 27 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, ए या फिर बी या जो भी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। 28 नंबर क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ का सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो जो बच्चा क्या है असंगठित घर से है तो उसको स्वतंत्र अध्ययन करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसमें मुझे लगता है सी राइट आंसर होने वाला है। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। मतलब वो उस लेवल का बच्चा है तो हमें उस लेवल का ही उसको अनुप्रेरित करना होगा। और इस CDP का जो आखिरी क्वेश्चन पूछा गया है वो है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? बाध्य तो नहीं कर सकते। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं कर सकते। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे? ये भी नहीं कर सकते। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसका राइट ऑप्शन होने वाला है डी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2011 के CDP के जो इम्पॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले ईयर का CDP के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।